हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। जो हेडलाइन होगी 18 जुलाई की होगी। आज 18 जुलाई है। आज की क्या क्या हेडलाइंस है, क्या क्या न्यूज है, वो देखेंगे। आज इसको पूरा देखेंगे। इसमें विभिन्न तरह के आर्टिकल, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सारे तरह से कुछ कुछ न्यूज मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही दो चीज़ बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसे स्कैन करके या फिर ये सर्च करके ज्ञानपीठ अंडर स्कोर सी एस सी। और एक चीज़ ये है कि अपनी सेकेंड एआरसी वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। समरी मतलब ये कंप्लीट हो गई। अब इसका प्रैक्टिकल जो मैंने एआरसी में बताया था कि ये एआरसी को यहाँ पे ऐसे यूज कर लीजिएगा, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल वर्जन चल रहा है, मतलब उसके पी वाई क्यूज कराए जा रहे हैं। जितने एआरसी से डायरेक्टली आए हुए हैं, तो डायरेक्टली एआरसी पढ़ के आप लिख सकते, तो वो वाले पी वाई क्यू करा जा रहे हैं। उसका पार्ट वन हो गया है और पार्ट टू आने वाला है। उसकी में उसके लिए मेंस सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार उसे विजिट कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं आज की क्या क्या हेडलाइंस है। तो पहली तो वही है जो कुछ दिन पहले भी इस विषय में बात हुई थी। अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। क्या रिपोर्ट आई है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में क्या निकला है कि इंदौर फिर से 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में स्वच्छता में पहले नंबर वन रहा, और लगातार 8 वर्षों से इंदौर स्वच्छता में पहले नंबर पे था। इंदौर स्वच्छता में पहले नंबर में क्यों था? कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इंदौर किस तरह काम कर रहा है। स्थानीय लोकल बॉडीज होती हैं, स्थानीय स्वशासन में कितना अच्छा काम कर रहा था। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था उसमें क्या अच्छा काम कर रहा था। जन सहभागिता उसने अच्छे से निभाई है। जन सहभागिता, जो बजट आता है उसका कहाँ पे किस तरह उपयोग करना है, उसमें जन सहभागिता, जनता से क्वेश्चन या फिर जनता से जवाब मांगा गया था। ये अच्छा काम कर रहा है, तो इससे इंदौर फिर से चर्चा में है। इंदौर लगातार ये बाकी बताया गया, और इसमें कुछ कुछ जो जिले हैं उसमें अच्छा सुधार देखने को मिला। जैसे नोएडा, नोएडा आ गया है। ये देखिए, 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले में नोएडा पहले स्थान पे आ गया है, और 10 लाख से अधिक वाले में इंदौर है। याद रखिएगा, 10 लाख से अधिक वाले में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा। 3 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, गांधीनगर, गंटूर, आंध्र प्रदेश का गट्टूर। और 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले में है नई दिल्ली, तिरुपति, अंबिकापुर, लोनेवाला। ये है। और बाकी उससे नीचे भी है। बाकी इतना, ये तीन डेटा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। यदि पीसीएस वगैरह देना हो तो ये डेटा डायरेक्ट पूछ सकता है। और बाकी वही चीज़ें बताई गई हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में। और एक चीज़ यहाँ पे ये बताई गई कि जो स्वच्छता में जैसे इंदौर सबसे आगे आया है, तो उसमें पुरस्कार दिया जा रहा है, और ये तो होना ही चाहिए पुरस्कार की नीति, जिससे और भी जिले हैं वो प्रोत्साहित होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है, ये बात है। अब देखते हैं ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं बोलूँगा कि इसका ये लेक्चर कर लीजिएगा 1.5x में ज़रूर, लेकिन ये वाला एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, ये वाला आर्टिकल। क्यों? इसका कारण बताता हूँ। इसके बाद आप जब इसको लाइन टू लाइन पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद आप जाइएगा 2022 का पी वाई क्यू उठाइएगा, इकोनॉमी का। इकोनॉमी में भी क्या, एग्रीकल्चर, कृषि का। देखिएगा 2022 में क्वेश्चन पूछा इससे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। और लगभग 2-3 साल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पूछता है, क्योंकि सिलेबस में अलग से लाइन मेंशन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में। इसलिए ये वाला पढ़ने के बाद एक बार वो वाला पी वाई क्यू जरूर देख लीजिएगा। वो वाला पी वाई क्यू मैं अभी पोस्ट भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, चाहे वहां जाके देख लीजिएगा ये टेलीग्राम में, या फिर आप अपने से किसी बुक या जो भी आप पढ़ते होंगे उससे देख लीजिएगा, लेकिन देखना जरूर। और ये वाला पूरा आर्टिकल पढ़ना है लाइन टू लाइन। मैं इसके की टॉप पॉइंट्स बड़ा बता देता हूँ। पहला ये है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तो है, लेकिन ठीक है ये तो है, लेकिन भारत अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपनी पूरी क्षमता को अभी नहीं पार पा रहा है। क्यों नहीं पार पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा दिए। भारत में लगभग 16% खाद्य प्रसंस्करण ही होता है। 16% खाद्यान्न का ही प्रसंस्करण होता है, जबकि थाईलैंड में 56% होता है, मलेशिया में 60% तक होता है, नीदरलैंड में 46% खाद्य प्रसंस्कृत हो जाता है। और दूसरी बात यह कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ रहा है। ये सब लिखा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ रहा है। ये एक डेलाइट और फिक्की की रिपोर्ट भी आई है, उसमें एक डेटा दिया कि कृषि उत्पादन का मात्र 10% ही खाद 10% से कम ही खाद्य प्रसंस्करण होता है। कृषि उत्पादन का, उत्पादन की बात कर रहा है यहाँ पे, अलग बात है। भागीदारी बता रहा है निर्यात में। यहाँ पे निर्यात की भागीदारी और उत्पादन का केवल 10% होता है, जिसमें से अलग अलग डेटा दिए। किसकी रिपोर्ट है ये? फिक्की की रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा। क्या डेटा है? जिसमें से फलों का तो 4.5% ही हो पाता है, मात्र 4.5%। और सब्जियों में मात्र 2.7%। दूध का मात्र 21%।
मांस का 34.2%, मछलियों का 15.4% ही खाद्य प्रसंस्करण हो पाता है। सबसे ज़्यादा होता है आटा और चावल का। आटा मतलब गेहूँ लेते हैं, फिर उसको पिसाई करके आटा कर बना देते हैं, फिर आटा से ब्रेड बना देते हैं। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आता है। तो ये सबसे ज़्यादा आटा चावल का होता है। चावल से कैसे होता है, चावल लिए, चावल को पीस के चावल का आटा बनाए, चावल का आटा से चिप्स पापड़ भी बहुत सारे बनते हैं, वो बना दिए ये। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ता हुआ उभरता हुआ उद्योग है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्या महत्व है, एक महत्व ये लिखा है कि जो खाद्यान्न की बर्बादी हो जाती है। यहाँ पे मैं एक डेटा और देना चाहूँगा जो इसमें नहीं लिखा है, यूनिप का है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, यूनिप का एक डेटा एक आती है फूड वेस्ट रिपोर्ट। फूड, ये इसमें नहीं लिखा है, इसको ऐड कर लीजिएगा। एक सेकंड में इसको ऐड कर देता हूँ। एक होता है, सॉरी, यूनिप की है फूड, फूड वेस्ट रिपोर्ट, फूड वेट इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें क्या कहता है कि भारत का लगभग 78 मिलियन टन फूड वेस्ट हो जाता है एवरी ईयर, जो कि 25% टोटल उत्पादन का 25%, बड़ा डाटा है, इसको याद रखना। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चालू होगा तो ये चीज, ये जो फूड वेस्ट हो रहा है ये कम हो जाएगा, एक ये इंपॉर्टेंस है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से क्या होगा, खाद्य की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसको काफी समय तक रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे सब्जियां हैं, टमाटर, टमाटर को कितने दिन ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, 4 6 10 दिन। लेकिन अगर टमाटर का जैम बन जाता है तो वो ज्यादा दिन तक संरक्षित रखा जा सकता है, ये भी बात है। और इसमें क्या क्या चैलेंजेस है ये देख लेते हैं। इससे क्या क्या होगा, रोजगार बढ़ेंगे, लगभग खाद्य बाजार में 25% तक रोजगार है, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बढ़ेगा तो काफी ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे। और ये खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण से एग्रीकल्चर किसानों की आय बढ़ेगी, ये सब है, महत्व है। अब देखते हैं इसका चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस है, एक तो मानक, अंतरराष्ट्रीय मानक अलग होते हैं, भारत के मानक अलग होते हैं, तो विभिन्न मानक हो जाते हैं, तो इससे मतलब समन्वय नहीं हो पाता, तो वो एक मानक वाली चैलेंज है। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी है ना यार। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर कैसे काम बनेगा। तो बहुत सारी जगह जैसे सड़क, रोडवेज, ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में अभी तक बहुत जगह सड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये सारी चीज़ें, जिसमें और भंडारण की सुविधा नहीं है, खासकर स्टोरेज सिस्टम, और उसमें भी स्पेशलिस्ट कोल्ड स्टोरेज की कमी है भारत में। क्योंकि जैसे टमाटर, ये सारी प्रोडक्ट होते हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, तो ये एक कमी है। फिर वही बात है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भारत की बहुत ज़्यादा है, मतलब भारत का 13 से 14% कॉस्ट तो लॉजिस्टिक में ही चला जाता है, मतलब परिवहन में ही लग जाता है, जबकि विदेशों में केवल 8% ही लगता है, 8% से कम। ये सारे चैलेंजेस है, तो इसको एक बार पूरा पढ़ लेना। ये मैंने ऐड कर दिया है। अब आते हैं इसमें, ये जो कुछ दिन पहले ये गुजरात में ये पुल गिर गया था बड़ोदरा में, उसके ऊपर है कि भारत में बुनियादी ढांचा की गुणवत्ता में सुधार होनी चाहिए। ये केवल गुजरात के पुल की बात नहीं है, केवल पूरे बुनियादी ढांचा की बात हो रही है। फिर इन्होंने यहाँ पे पहले तो यही बताया है कि भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, मतलब शहरों की बुनियादी ढांचाओं में दबाव बढ़ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो दबाव बढ़ेगा, ये चीज़ बताइए। और फिर यहाँ पे कई एग्जाम्पल दिए, पहला तो यही गुजरात का बड़ोदरा वाला, फिर ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज में हमने देखा था बड़ोदरा या फिर विभिन्न जगह बाढ़ आ रही थी, गुरुग्राम में और मंडी में, विभिन्न जगह बाढ़ देखी थी, उसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, इन्होंने ये बताया। फिर यहाँ पे अगली चीज बताई कि कैसे हम अपने इसको गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं। सुधार करने में पहले कमी क्या क्या बताइए, यहाँ पे एक कमी ये बताइए, ये यहाँ पे एक कमी बताइए, बहुत बढ़िया कमी बताइए। इन्होंने चुनौती ये दी है कि भारत में गुणवत्ता तो ठीक है, गुणवत्ता तो खराब है ही, जो हमारे यहाँ खराब चीज़ों का उपयोग वो कर देते हैं, प्रोडक्ट मतलब सामान यूज करते हैं, सीमेंट कम यूज करते हैं, लोहे कम यूज करते हैं, ये सब तो ठीक है, गुणवत्ता तो खराब यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कमी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रशासनिक की। ये देखिए, संस्थागत अक्षमता के कारण, संस्थागत अक्षमता मतलब जो हमारे यहाँ पुल बन रहे हैं तो पुल के बारे में लोग अच्छे से, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अच्छे से जांच नहीं करते हैं जब पुल बन जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम संस्थागत अक्षमता भी है। जो संस्थाएं हैं पुल के लिए या फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो अच्छे से जांच नहीं करती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी ही बनती है ना, जब फंड पास होता है तो इनकी ये पुल की तो जांच हुई होगी, तो ये अच्छे से जांच नहीं करते कि ये कारण है। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है कि जो अभी ये पुल गिरा है ना, इसमें पंचायती राज, ये सॉरी, यहाँ पे लिखा है, ये जो पुल गिरा है
ये प्रशासनिक लापरवाही। स्थानीय नागरिकों ने 2021 में इसकी इसकी कंप्लेन की थी कि ये पुल ढहने वाला है, ये पुल खराब स्थिति में, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। लेकिन अभी तक 2021 से 2025 तक में कोई मरम्मत नहीं हुई इस पुल की। इस वजह से एक ये भी कारण है, ये प्रशासनिक अक्षमता को दिखाता है। ये कमियां बताई गई हैं इन्होंने यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए कि अगर भारत को विकसित भारत के लक्ष्य में बढ़ना है तो फिर अवसंरचना के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और खासकर तकनीक अक्षमता, ये भी यहाँ पे लिखा है। और जब अवसंरचना बनाए तो उसमें तकनीक को जोड़े, पारदर्शिता लाए, सहभागिता जोड़े। जैसे स्थानीय स्वशासन, यहाँ पे इन्होंने बोला था जब स्थानीय अधिकारी नागरिक कि ये पुल खराब हो गया है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए, तो इनको मानना चाहिए। इसलिए जन भागीदारी शामिल करने की बात कही गई है, पारदर्शिता लाने की बात कही है, तकनीक क्षमता। और इसको फिर उसी विकसित भारत का लक्ष्य जो है भारत का, सॉरी, जो फिर विकसित भारत का लक्ष्य उससे जोड़ दिया गया कि अगर विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो भारत को अपनी अवसंरचना पे ध्यान देना चाहिए। अवसंरचना पे ध्यान दी, और भारत को, और यहाँ पे एक चीज वो भी लिखी होगी, ग्रीन ग्रीन बजट या फिर ग्रीन क्लाइमेट की ओर बढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें, ये इकोनॉमी का है। इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक है वहां से जुड़ता है, इसको एक बार हल्का हल्का रीड कर लीजिएगा। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है तो काम बन जाएगा। अभी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी इकोनॉमी का है। इकोनॉमी और इसको सोसाइटी या सोशल इशू से भी जोड़ना ही है। क्यों, कैसे जोड़ना है अभी देखते हैं। ये एक आईएलओ की रिपोर्ट आई है। आईएलओ की रिपोर्ट किस बारे में आई है कि सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा क्या होता है कि जो आप काम करते हैं उसके बाद आपको भविष्य में क्या सुरक्षा प्राप्त होगी। अभी जो आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे बाद में पेंशन मिलेगी, आपको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, ये सारी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा बढ़ के 56% हो गया है, जो कि अभी बहुत अच्छी बात नहीं है। विदेशों में लगभग 80 से 90% है। यहाँ पे डेटा लिखा होगा, ये 80 से 90% है विकसित देशों में। भारत में भी कम है, लेकिन ठीक है, सुधर रहा। सुधर क्यों रहा? अब सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या आता है ये देख लीजिए। पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ योजना, दुर्घटना बीमा, ये सारी चीजें सामाजिक, दिव्यांग भत्ते, ये सारी चीज सामाजिक सुरक्षा में आती है। और ये सामाजिक सुरक्षा भारत में क्यों बढ़ रही है? कुछ सरकारी स्कीम्स का योगदान, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोशल सिक्योरिटी कोड जो 2020 में आया था, कृषि, जो मजदूरों के विभिन्न कानूनों को जोड़ के ये हो गया। और गांवों में बैंकिंग सुविधा का पहुंच पाना, ये सारी चीजें बढ़ा रहा है। अब देख, और ये हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यूरोप का एग्जाम्पल दिया है कि यूरोप में क्या होता है कि जब काम किसी किसी व्यक्ति की नौकरी जाती है तो उसे तुरंत बेरोजगारी भत्ता मिलने लगता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज सीखने के लिए जॉब छोड़ता है तो उसको स्किल डेवलपमेंट अलाउंस मिलने लगता है। ऐसा भारत में भी होना चाहिए, जिससे बेरोजगारी कम होगी। ये सारी चीजें के लिए बताया गया है। स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्थानीय संस्थाओं में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना चाहिए, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा और बढ़े, जिससे ये योजनाओं का ठीक से अनुपालन हो सके। इसके बारे में बात कही गई है। इसे भी हल्का फुल्का देख लीजिएगा, बाकी मेन पॉइंट तो बता ही दिया हूँ। ये, अब आते हैं दो साइंस टेक के आर्टिकल हैं। साइंस टेक में तो ये सब कोई जानता है डिजाइनर बेबी के बारे में। डिजाइनर बेबी क्या होते हैं? जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत होता है। अभी ये ब्रिटेन में एक रिसर्च हुई है, ब्रिटेन में। भारत में ये प्रतिबंधित है डिजाइनर बेबी, पहले ही बता दूं। अमेरिका में भी प्रतिबंधित है। इंडिया और अमेरिका में डिजाइनर बेबी प्रतिबंधित है। ब्रिटेन में अभी तक हमने 3 पेरेंट बेबी पढ़ा है अपनी साइंस के स्टैटिक्स में, कि जब माइक्रोकॉन्डिकल डिसीज हो जाती है, माता में माइक्रोकॉन्डिकल कुछ कमी रहती है, तो माता का माइक्रोकॉन्डियल ना निकले के न्यूक्लियर ले लिया जाता है, बाकी पार्ट किसी अदर का ले लिया जाता है, और पेरेंट्स का और फादर का वो स्पर्म लिया जाता है माता के एग से। ये माइक्रोकॉन्डिकल हटा के ये माइक्रोकॉन्डिकल वाला दूसरे से लिया जाता है। 3 पेरेंट बेबी हम सब जानते हैं। एक बार बता देते हैं, ये स्पर्म पिता से ले लिया, और माता का ये माइक्रोकॉन्डियल खराब है, और बाकी ये माता है इसका माइक्रोकॉन्डियल सही है। तो इससे ये न्यूक्लियर इससे ले लिया जाएगा, बाहर वाला पार्ट इससे लेके एक बना दिया जाएगा, फिर ये दोनों को मर्ज करा दिया जाएगा। तो ये 3 पेरेंट बेबी हो गए। अब देख, यहाँ पे जो अभी रिसर्च आई है इसमें कितने 7 महिलाओं से बच्चे पैदा हुए। 7 पेरेंट वाली मामला है ये रिसर्च में। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये बच्चे 7 महिलाओं से पैदा हुए हैं, जिनमें से माइक्रोकॉन्डियल डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण गंभीर बीमारियों का खतरा फैल रहा था।
तो ये है एक रिसर्च चल रही है कि कैसे बच्चों में डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट है। और डिजाइनर बेबी क्या होता है कि अपने मन चाहे खूबियों से कि किस तरह बच्चा होना चाहिए, किस तरह दिखना चाहिए, कितना सुंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इस वाले में ये आर्टिकल है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रियल रोग के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में अभी हमने बता ही दिया है कैसे माता से जाता है ये। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है वो पूरा किसी भी बच्चे में पूरा मदर के थ्रू आता है, पिता से माइटोकॉन्ड्रियल बैग भी नहीं मिलता, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी यूपीएससी पीवाई प्रीलिम्स में पूछ भी चुका है, शायद 2019 के पेपर में मिल जाएगा प्रीलिम्स में। और बाकी ये सारी चीज़ें वही है, रिसर्च की हैं, देख लीजिएगा। मेन चीज़ ये याद रखिएगा, डिज़ाइनर बेबी कहाँ बैन है, और अभी इसमें 8 बच्चे हुए हैं, और 3 ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और माइटोकॉन्ड्रियल। मेन इसमें यही है यार, माइटोकॉन्ड्रियल से ही पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में ही पूछता है ये सब, और कुछ नहीं। हाँ, एक ये अच्छी चीज़ है, पृथ्वी को बेहतर निगरानी के लिए भारत को मिलेगी शक्ति। अभी 30 जुलाई को निसार सैटेलाइट जा रही है। निसार सैटेलाइट कौन भेज रहा है? इसरो और प्लस नासा दोनों ने मिलके। कितनी तारीख को? 30 जुलाई। कहाँ से जा रही है? वही आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, वो हो गया। ये बाकी इसका फंड $1.5 बिलियन की लागत से, ये सब ठीक है। और ये क्यों जा रही है? पृथ्वी की निगरानी करने के लिए। पृथ्वी की निगरानी है, रियल टाइम निगरानी बताएगा, जिससे क्या होगा, भूकंप सुनामी जैसे भूस्खलन निगरानी में मदद मिलेगी। और ये जो जो पृथ्वी में विभिन्न जगह पे युद्ध चल रहा है उसके क्या परिणाम हो रहे हैं उसकी निगरानी के लिए, मतलब ये रियल टाइम निगरानी करेगा, ये याद रखना। निसार सैटेलाइट, इसका नाम याद रखना, रियल टाइम निगरानी करेगा। इससे क्या क्या फायदा होगा? भूकंप, अब जब डिजास्टर मैनेजमेंट लिखना हो, जब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, मान लीजिए भूकंप के बारे में कोई क्वेश्चन है, भूकंप के लिए सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं, तो लिखिए निसार सैटेलाइट, जो रियल टाइम निगरानी करेगा। ये इस तरह यूज करना है पेपर में, ऐसा नहीं कि साइंस का है तो केवल साइंस में ही यूज करना है, साइंस में आएगा तो ही यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी में यही तो खासियत है, जितना जगह जोड़ सकते हैं जोड़ दीजिए। या अब जब भूकंप में कुछ पूछ ले, सुनामी में कुछ पूछ ले, भूस्खलन में पूछ ले, बाढ़, इतना ये सारी चीजें चर्चा में है, कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन बनेगा तो लिखिए ना, रियल टाइम निगरानी करने में मदद करेगा निसार सैटेलाइट। एक सोल्यूशन तो मिल गया ना करंट अफेयर का। और अभी ये 30 तारीख को जानी ही है, और अगस्त में पेपर भी है, जिसका भी पेपर है मेंस में, जो लिख रहा होगा इस बार में, अगस्त में पेपर है, तो आप यूज करिए ना बकायदे ये सारी चीजें। और ये तो तय है ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आएगा यहाँ कहीं से, तो उसका यहाँ पे यूज करिएगा। बाकी चीजें ये वही है, ये प्रीलिम्स वाली हैं, जब प्रीलिम्स की न्यूज देखेंगे तो एक बार ये सारी चीजें फिर नजर में आएंगी, ये सब तो मेंस का काम का नहीं है। तो आज के लिए इतनी थी हेडलाइंस, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, थैंक यू। टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।